हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए मैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ रूल्स और एग्जाम्पल्स लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रांसलेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है टेंस का ज्ञान होना। उसके बाद सेंटेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि आप टेंस के वीडियोस में आप सभी देख पाएंगे कि उसमें सभी सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंसेस बने वो अफर्मेटिव में थे या नेगेटिव में थे या इंट्रोगेटिव में थे। आप सभी को यह भी पता है कि सेंटेंस जो है वो 5 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन 5 सेंटेंसेस का एक निश्चित और निर्धारित स्ट्रक्चर, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। जब आप अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये प्रोसेस है सेंटेंस फॉर्मेशन की। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर दिया जाता है या नेवर का प्रयोग कर दिया जाता है। अलग अलग सेंटेंसेस में कुछ रूल्स अलग अलग हैं, इनको आप टेंस के वीडियो में आप देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आपने देखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंसेस मुख्य रूप से बनते हैं। हिंदी में मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है कि सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिन्हें अंग्रेजी में यस या नो टाइप के क्वेश्चन कहा जाता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली के वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आप 2 रूप में देखते हैं। तो जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं या WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स जो होते हैं, जिसे हिंदी में ककार वाचक शब्द भी कहते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप के वर्ड्स जब सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहे जाते हैं। और उनका ट्रांसलेशन बनाने का एक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस। अब असर्टिव को देख लिया आपने, इंट्रोगेटिव को भी देखा। इसके बाद तीसरा सेंटेंस होता है जिसे हम इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ही बात करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनको किस तरह से समझा जा सकता है, और इनका ट्रांसलेशन बनाते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं। मैंने कुछ रूल्स और एग्जाम्पल्स पहले से लिख रखा है, आप इनसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाने इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का सेंस देखने को मिलेगा। कोई भी सेंटेंस जो सामने है हिंदी में, यदि वो उसमें आज्ञा का सेंस हो, आदेश दिया जा रहा हो, प्रार्थना हो,
सलाह दी जा रही हो या प्रस्ताव व्यक्त किया जा रहा है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू द इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसका क्लासिफिकेशन मैंने अपने हिसाब से किया है ताकि आप सभी को आसानी से इसे समझाया जा सके और ये जल्दी से आपको समझ में आ सके। तो मैंने इसे दो पार्ट में कर रखा है। इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के बनाया मैंने, एक तो ओ से अंत होने वाले सेंटेंसेस और दूसरा दो से अंत होने वाले सेंटेंसेस। ओ से अंत होने वाले या दो से अंत होने वाले, आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप देखिए इसमें ओ से अंत होने वाले वाक्य या दो से अंत होने वाले वाक्य, यानी ओ से जिन वाक्यों के अंत में ओ आ जाए वो ओ से अंत होने वाले वाक्य कहे जाएंगे। आप सभी को यहां एक बात समझने की जरूरत है, दिस इज ओनली सिंबल to classify these two sentences O and Do। वास्तविक इसको समझने की जरूरत है, तो वास्तविक रूप में आप जाने इसकी ये डेफिनेशन है कि ओ से अंत होने वाले वाक्यों में आज्ञा होगी, प्रार्थना होगा और सलाह होगी, और दो से अंत होने वाले वाक्यों में केवल प्रस्ताव, प्रपोजल। आप ध्यान समझें कि ओ से अंत होने वाले वाक्यों में सेंस होगा ऑर्डर का, प्रे प्रार्थना का, या आप इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, अनुरोध का, और एडवाइस या सजेस्ट का, सलाह देने का। यदि इस तरह का सेंस होगा तो उसे ओ से अंत होने वाला वाक्य आप समझें, और उनका ट्रांसलेशन बनाते समय आप ये फार्मूला दिमाग में रखें कि सबसे पहले आपको वर्ब फर्स्ट लिखना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट आया, सब्जेक्ट नहीं है। तो आप इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और आप क्लियर कर लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस के इस आज्ञा, प्रार्थना और सलाह वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा होता है। यू सब्जेक्ट को इंपरेटिव सेंटेंस में प्रदर्शित नहीं किया जाता, ये अंडरस्टूड होता है। इसलिए इसके सेंटेंस में यह जानते हुए कि सब्जेक्ट यू है, हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। इसमें सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले वर्ब फर्स्ट लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर अदर्स लिखिए। मैं इसका एग्जांपल यहीं पर दे देता हूं जो पहले से ही मैंने लिख रखा है, आप इसे ध्यान से देखें। गरीबों पर दया करो, ओ से अंत होने वाला वाक्य, और इस ओ से अंत होने वाले वाक्य में आप देखें सेंस, ये आपको सलाह दी जा रही है कि आप गरीबों पर दया करें। तो ऐसे सेंटेंसेस में, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह वाले सेंटेंसेस में ओ से अंत हो रहा हो या ओ से अंत हो या ना भी हो, अब आप ओ को ही पकड़ के बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके ट्रांसलेशन कहीं कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप ये समझें कि इसमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का भी सेंस होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गरीबों पर दया करो, तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट है करना यानी दिखाना, इसको हैव पीटी, दया दिखाना या दया करना को अंग्रेजी में कहते हैं हैव पीटी ऑन द पुअर। ये हुआ आपका वर्ब फर्स्ट। अब आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में या अदर्स के रूप में देख सकते हैं, हैव पीटी ऑन द पुअर। ये ऑब्जेक्ट है, क्या दिखाओ, दया दिखाओ ऑन द पुअर। अदर्स हो गया, तो वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपने देखा ओ से अंत होने वाले वाक्य और स्पेशली वर्ब फर्स्ट। यहाँ आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का वाक्य है। अर्थात आप यहाँ एक चीज और समझ लें, इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है, और नेगेटिव सेंटेंस में डोंट यानी मत के लिए और नेवर का प्रयोग कभी मत के लिए किया जाता है। मत के लिए डोंट और कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, और इसका जब नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं
ग्रामर में कि जब आप अफर्मेटिव के सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनका नेगेटिव बनाने को दिया जाता है तो नेगेटिव बनाते समय आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि सबसे पहले आप लिखेंगे डोंट या डू नॉट, फिर नेवर सॉरी या नेवर, दोनों में से कोई एक होगा, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करें। इसको आप देखें, मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लिख रखा है, धूप में खड़े मत हो, मत के लिए डू नॉट या डोंट। अब इसमें भी फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खड़े होना यानी स्टैंड, वर्ब फर्स्ट हो गया, डोंट स्टैंड धूप में इन द सन, ये हुआ आपका डोंट स्टैंड इन द सन। यहीं पर मैंने एक एग्जाम्पल और भी ओ से रिलेटेड दे रखा है, मुझे अपनी किताब दो। यहां आप दो देखते ही आप समझेंगे कि ये तो दो से अंत होने वाला सेंटेंस हो गया, परंतु आपको यहां ध्यान देना है कि ये दो से अंत होने वाला वाक्य तब होगा जब इसमें प्रस्ताव होगा। यदि इसमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का सेंस होगा तो वहां इंपरेटिव सेंटेंस ओ से अंत होने वाला, क्योंकि इसमें भी तो ओ है, दो। और दूसरा, दो यानी कोई चीज देने की बात हो रही हो तो ओ वाला वाक्य, और दो यानी कोई प्रस्ताव देने की बात हो रही हो तो उसे दो वाला वाक्य समझे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएंगे कि उसे अपनी पुस्तक पढ़ने दो। यहां देखिए, ये दो वाले जो सेंटेंस हैं इन दोनों में आप अंतर देखेंगे तो यहाँ किताब देने की बात हो रही है और यहाँ उसे पढ़ने दो कोई चीज नहीं दी जा रही बल्कि प्रस्ताव दिया जा रहा है, उसे पढ़ने दो, ये प्रस्ताव। तो आप समझे कि ऐसे सेंटेंसेस को आप दो वाला वाक्य और ऐसे सेंटेंस को आप ओ वाला वाक्य ही समझें, क्योंकि इसमें जो है आज्ञा, प्रार्थना या सलाह, मुझे अपनी किताब दो, प्रार्थना की गई या अनुरोध किया गया, तो इसे दो वाले वाक्य में लेके जाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, यानी हो जाएगा गिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मी योर बुक। इसी तरह आप अगला एग्जांपल, आइए आप लेट की ओर चलते हैं। तो ये दो से अंत होने वाले वाक्यों का एग्जांपल है, उसे अपनी पुस्तक पढ़ने दो, तो दो से अंत हो गया, और दो से इसलिए माना क्योंकि इसमें प्रस्ताव है कि उसे पढ़ने दो, और इसका ऐसे सेंटेंसेस का प्रारंभ लेट से होगा, लेट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट वन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस अदर्स। यहाँ ये ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू यानी दो ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहले ऑब्जेक्ट वन फिर ऑब्जेक्ट टू होगा, और यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब फर्स्ट फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, लेट लिखेंगे, लेट, फिर उसके बाद किसको, उसे यानी हिम रीड, लेट हिम रीड, वर्ब फर्स्ट हो गया, क्या, अपनी पुस्तक, हिज बुक। जैसे उसे दिन में मत सोने दो, यहां देखें मत का प्रयोग इसमें भी हो गया, तो यहां है मत के लिए डू नॉट, कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले कर दीजिए। इसमें दूसरा भी रूल है, दूसरा क्या है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तब नॉट या नेवर फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं, इसको दो तरह से बना सकते हैं। इसे हो गया उसे दिन में मत सोने दो, तो यहां हो जाएगा डू नॉट या डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम स्लीप इन द डे। या इसी को नेक्स्ट रूल से बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, ये हो जाएगा लेट हिम नॉट स्लीप इन द डे। ये हो गया आपका दो से रिलेटेड, दो से अंत होने वाले सेंटेंस जिसमें प्रस्ताव का सेंस हो, प्रपोजल हो।
यदि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस हो तो वहां वर्ब फर्स्ट होगा, जैसा कि आपने यहां देख लिया है। इन दोनों को आप विशेष रूप से देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। फिर विद्यार्थियों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी आते हैं, जैसे जब कभी कृपया आ जाए या सदैव, है ना, हमेशा, तो इसके लिए काइंडली, प्लीज, ऑलवेज, इस टाइप के कुछ एडवर्ब होते हैं जो सेंटेंस में आ जाएं तो उनको सेंटेंस में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। जैसा आप देखें, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो अब यहाँ देखिए कीजिए, अब इसको आप यदि इससे देखेंगे तो ना तो ये ओ से मिलेगा और ना ये दो से मिलेगा, लेकिन यहाँ यदि आप देखेंगे तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो आप इसे ओ वाला वाक्य माने, कृपया को हटा दीजिए, मेरी मदद करो, ओ वाला सेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ओ वाला बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका प्लीज हेल्प मी। इसी तरह नेक्स्ट एक अलग से रूल आप देखें इसमें कि कभी कभी होता क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई नाम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या किसी वोकेटिव केस को, संबोधन कारक नाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो सब्जेक्ट ही है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय कभी भी सब्जेक्ट को पहले जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि वोकेटिव केस के नाउन का प्रयोग किया भी गया है तो उसे आप कॉमा से वाक्य में पहले या वाक्य के अंत में प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए आप, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, तो मोहन ये संबोधन किया गया कि मोहन खड़े हो जाओ, तो मोहन कॉमा खड़े हो जाओ यानी स्टैंड, वर्ब फर्स्ट, स्टैंड ऑन द बेंच। इसी तरह यदि आप चाहें तो मोहन को अंत में भी लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले वर्ब फर्स्ट को लिखिए तो हो जाएगा स्टैंड ऑन द बेंच कॉमा मोहन। ये संबोधन का एक शब्द है। इस तरह से कोई भी शब्द हो सकता है। इवन ये यहाँ तुम, आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम ही होता है, लेकिन यदि तुम हिंदी में लिख दिया गया हो तो आप यू को लिखते समय कॉमा से अलग करेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा होता है और वो दिखता नहीं है। ये तुम का प्रयोग किया भी जाएगा तो वो संबोधन के लिए किया जाता है, इसलिए संबोधन में वोकेटिव केस में प्रयोग किए गए वर्ड्स को उसे कॉमा से वाक्य के पहले लिख दिया जाए अलग करके, या कॉमा से अलग करके वाक्य के अंत में लिखा जाता है। इसी तरह एक नए एग्जाम्पल को आप देखें, आओ, ये सेंटेंस इसमें आओ पहले लग गया, तो आओ वाले सेंटेंसेस में आप जाने कि आओ के लिए लेट अस का प्रयोग किया जाता है, लेट अस। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप लेट अस से बनाएं, यानी आओ बाजार चलें, लेट अस गो टू मार्केट। इस तरह से एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आप सभी को इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप यदि पहले व्यूवर्स हैं हम मेरे इस वीडियो के चैनल के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको नई बनने वाली वीडियोस के माध्यम से मैं कुछ न कुछ अच्छा और उपयोगी चीज़ों को बताने का प्रयास करता रहूं, और साथ ही आप अपने मित्रों, शुभचिंतकों और जो भी इस तरह के चीज़ों से संबंधित लोगों को जानकारी की आवश्यकता हो उसे आप शेयर करना ना भूलें। आप सभी अपने अपने एक्सरसाइज में व्यस्त रहें।